हेलो फ्रेंड्स, हाय, आई एम अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सिविल स्ट्यू। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सीरीज़ का जो थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जो हिस्टोरिकल सोर्सेस पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने हिस्टोरिकल सोर्सेस में लिटरेरी सोर्स पूरी तरीके से देख लिया है। लिटरेरी सोर्स में हमने जो फॉरेन अकाउंट था, जो इंडियन अकाउंट था, इंडिया में जो रिलीजियस अकाउंट था, जो सेक्युलर टेक्स्ट थी, हिस्टोरिकल टेक्स्ट थी, उन सब चीज़ों को अच्छे से कवर करा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जो हमारा ये जो लेक्चर है अभी से आर्कोलॉजिकल सोर्सेस स्टार्ट करेंगे। अभी जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हैं ये मोर रिलायबल सोर्स है एज़ कम्पेयर टू लिटरेरी सोर्स और बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। अब ये जो आर्कोलॉजिकल जो सोर्सेस होते हैं, अब इसमें आता क्या है? आर्कोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं जैसे कि इंस्क्रिप्शन मतलब कि जो रॉक्स होती हैं, रॉक एडिक्ट्स होते हैं या पिलर एडिक्ट्स कहलाते हैं। इन पे जो रॉक पे जो इंस्क्राइब किया जाता है, जो लिखा जाता था किंग्स के द्वारा पुराने समय में, उससे जो हमको हिस्ट्री पता चलती है उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। उसके अलावा कॉइन्स होते हैं। कॉइन्स हमको हेल्प करते हैं ये जानने में कि कब कौन से किंग का रूल था, क्योंकि कॉइन्स पे कई बार किंग्स के पिक्चर्स बने होते हैं, उनका टाइम पीरियड लिखा होता है, तो वो भी हमको बहुत हेल्प करते हैं हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में। उसके बाद में मॉन्यूमेंट्स की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, जैसे कि एलोरा केव्स हो गई, अजंता केव्स हो गई। ये हमको बहुत हेल्प करते हैं समझने में कि उस समय की क्या हिस्ट्री थी, क्या कल्चर था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हैं इससे रिलेटेड जो इंडिया में एक्टिविटी है वो स्टार्ट हुई यूरोपियंस के टाइम से। तब यूरोपियंस का रूल इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ 1750s के आसपास, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद में। तो ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि इंडिया में रूल करने के लिए हमको यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें यहाँ की हिस्ट्री का अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। इसलिए इन्होंने 1780 के आसपास इस्टेब्लिश करी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किया था सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1780s। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया के कल्चर को समझना। अब एशियाटिक सोसाइटी के मिनिस्टर बने जेम्स प्रिंसेप 1799 से लेकर 1840-80 तक। अब ये जो जेम्स प्रिंसेप थे इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इंडिया की हिस्ट्री को समझने में। आपको लगे तो इनके नाम के आगे 2 स्टार्स लगा सकते हैं, क्योंकि ये वो पर्सन थे जिन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था 1837 AD में। इनने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया, जिसके कारण ये अशोकन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ पाए और उनका मतलब समझ पाए। आफ्टर दैट ही सक्सीडेड टू डिसाइफर अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोकन इंस्क्रिप्शन इंडियन हिस्ट्री का, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स है, जिसको पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप ने करा, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था। इसके अलावा जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्टी जो स्क्रिप्ट थी इसको भी डिसाइफर कर लिया था। इसके कारण इन्होंने जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन खरोष्टी स्क्रिप्ट में थे उसको भी डिसाइफर करने में इनको ईजी रहा और ये इंडिया की उस समय की हिस्ट्री को समझ पाए। इसके अलावा यदि हम हिस्ट्री से के आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो सर अलेक्जेंडर कुनिंघम, इन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया की आर्कोलॉजिकल साइट्स को प्रिजर्व करने में, उनसे हिस्ट्री को पता लगाने में। इसलिए सर अलेक्जेंडर कुनिंघम फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहलाते हैं। इसके बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन आए जिनका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ये आर्कोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है उसके डायरेक्टर जनरल थे 1908 में, और इन्होंने हड़प्पा जो साइट्स थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसकी जो डिस्कवरी हुई थी
वो इन्हीं के टाइम पे हुई थी। इनके जो एसोसिएट्स थे आर.डी. बैनर्जी और दयाराम साहनी, इन दोनों के साथ मिलके इन्होंने हड़प्पा को डिस्कवर किया 1921 में और मोहनजोदारो को डिस्कवर किया 1920 में, जिसके बाद इंडिया की जो हिस्ट्री थी उसका पिक्चर पूरी तरीके से चेंज हो गया। इंडिया का जो टाइम पीरियड था हिस्ट्री का, हिस्टोरिकल टाइम पीरियड, इसके पहले 1500 BC के आसपास से माना जाता था, वैदिक एज से माना जाता था, बट हड़प्पा और मोहनजोदारो की डिस्कवरी के बाद में इंडिया की जो हिस्ट्री थी वो 2500 BC से जाने लगी कि हाँ, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थे, जिस समय चाइनीज सिविलाइजेशन था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, इजिप्ट का सिविलाइजेशन था, उस समय इंडिया में भी एक सिविलाइजेशन था IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इससे इंडिया की जो एंशिएंट वर्ल्ड में जो पहचान थी वो पूरी तरीके से चेंज हो गई। ठीक है, रिवेलिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन चेंज द स्ट्रीम ऑफ हिस्ट्री। स्ट्रीम ऑफ हिस्ट्री, जो हिस्ट्री थी वो पूरी तरीके से बदल गई इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में। अब ये इंस्क्रिप्शन इस तरीके के होते हैं, आप देख रहे होंगे कि ये रॉक है और रॉक पे इस तरीके से इंस्क्राइब किया गया है, कुछ लिखा गया है लैंग्वेजेस में, तो इसे हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। और इस तरीके के इंस्क्रिप्शन से हमको हमारी हिस्ट्री पता चलती है। अब जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं, हमने देखा इंस्क्रिप्शंस होते हैं, कॉइन्स होते हैं और मॉन्यूमेंट्स होते हैं। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन इस तरीके के स्टोन्स पे लिखी गई हिस्ट्री है कि उस समय क्या हुआ, या रॉयल प्रोक्लेमेशन लिखी होती थी, या किसने क्या काम करवाया, ये सब कुछ चीज़ें उस समय इस तरीके से इंस्क्राइब की जाती थी रॉक पे। और ये इंस्क्रिप्शन हमको हिस्ट्री जानने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट सोर्स है हिस्ट्री का। ठीक है, अब ये जो इंस्क्रिप्शन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, दो पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड करा है पढ़ने के लिए। जैसे कि फॉरेन इंस्क्रिप्शंस हो गए और इंडिजिनियस इंस्क्रिप्शन हो गए। अब फॉरेन इंस्क्रिप्शन वो इंस्क्रिप्शन है जो इंडिया के बाहर हैं बट हमें हेल्प करते हैं इंडिया की हिस्ट्री समझने में, और इंडिजिनियस इंस्क्रिप्शन जो कि इंडिया में ही मौजूद है। अब जो फॉरेन इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो जो फर्स्ट फॉरेन इंस्क्रिप्शन है जो इंडिया के कंटेक्स्ट में हमको कहीं पे भी वर्ल्ड में मिलता है तो वो है बोगस को इंस्क्रिप्शन। आपको ये इंस्क्रिप्शन अच्छे से पता होना चाहिए। ये 1380 BC का इंस्क्रिप्शन है। इसकी खासियत ये है कि ये अर्लीस्ट डिसाइफरेबल इंस्क्रिप्शन रिगार्डिंग इंडिया है। इससे पुराना कोई भी ऐसा इंस्क्रिप्शन नहीं है इंडिया के कंटेक्स्ट में वर्ल्ड में जिसे डिसाइफर किया हो। ये 1380 BC का इंस्क्रिप्शन है। बोगस कोई इंस्क्रिप्शन कहलाता है ये हमको कहाँ मिला है? एशिया माइनर टर्की में। एशिया माइनर प्लेस है टर्की में, वहाँ से हमको ये इंस्क्रिप्शन मिला है। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये इन अ फॉर्म ऑफ क्ले टैबलेट है। एक क्ले की टैबलेट है और उसके ऊपर इंस्क्राइब किया गया है, डिपिक्ट किया गया है, हिस्ट्री लिखी हुई है। अब क्या लिखा है इसमें ऐसा कि ये इंडिया के कंटेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस जो बोगस को इंस्क्रिप्शन है इसमें 4 वैदिक गॉड्स के नाम हैं, 4 Vedic deities. Description of 4 Vedic deities is given in this inscription. कौन से 4 Vedic deities है जिसके बारे में मेंशन्ड है इस इंस्क्रिप्शन में? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। नासत्य मतलब अश्विनी कुमार। ठीक है, एज अ गार्ड डीटीज ऑफ अकॉर्ड। ये जो इंस्क्रिप्शन है इसके मिलने से ये प्रूव हो जाता है कि जो एशिया माइनर वाला पार्ट था वहाँ पे वैदिक गॉड्स को माना जाता था। वहाँ के लोग वैदिक गॉड्स के फॉलोअर थे, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। और इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि जो आर्यंस थे वो एशिया माइनर के पार्ट से इंडिया में आए थे। प्रूव दैट एशिया माइनर इज़ द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया के कंटेक्स्ट में क्योंकि ये जो चलता रहता है स्कॉलर्स के बीच में, काफ़ी समय तक ये चीज़ चलती रही कि जो आर्यंस है वो यूरोप से आए हैं, कि आर्कटिक से आए हैं, कि रशिया से आए हैं। तो ये जो बोगस को इंस्क्रिप्शन है इसकी मदद से हमको ये क्लियर होता है कि जो आर्यंस थे ये बेसिकली एशिया माइनर टर्की से इंडिया में आए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन है वो है बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन।
बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन जो है ये 518 BC के आसपास का इंस्क्रिप्शन है, ये भी काफ़ी पुराना इंस्क्रिप्शन है। इसके अलावा नक्श रुस्तम इंस्क्रिप्शन है 515 BC का। अब ये इंस्क्रिप्शन से हमको क्या पता चलता है? ये इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि सिंध और गंधार प्रोविंस वाला जो रीजन था, मतलब कि ये वाला जो रीजन है, ये वाले रीजन को ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को जो डायरियस जो कि पर्शियन किंग थे उन्होंने कॉन्कर्ड कर लिया था, और ये वाला रीजन उनका 20th स्टेट या 20th क्षत्रप कहलाता था, उनका प्रोविंस कहलाता था। ये हमको बेहिस्तून और नक्श रुस्तम इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। Concerned with the reign of Persian Emperor Darius I. According to Behistun inscription, Darius annexed the Gandhar and the Sapt Sindhu region. गंधार ये बेसिकली ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आता था। सप्त सिंधु रीजन ये इंडस वैली, ये जो इंडस रिवर है उसका, उसकी ट्रिब्यूटरीज, और इसके अलावा राजस्थान में एक रिवर थी सरस्वती, उसके रीजन को कहा जाता है। तो इस रीजन को एनेक्स कर लिया था डेरियस I ने, और ये जो रीजन था ये काफ़ी फर्टाइल रीजन था, और यहाँ से ऑलमोस्ट 360 टैलेंट गोल्ड डस्ट का रेवेन्यू हर साल डेरियस I को मिलता था। ये इंफॉर्मेशन हमको बेहिस्तून और नक्श रुस्तम जो इंस्क्रिप्शन है उससे मिलती है। इसके अलावा जब हमने लिटरेरी सोर्सेस पढ़ा था तो ग्रीक राइटर थे हेरोडोटस, उनकी बुक से भी हमको ये बात पता चलती है। हिस्टोरिका जो उनकी बुक है उसमें भी ये बात मेंशन है कि 20th प्रोविंस था डेरियस I का, और उन्हें 360 टैलेंट गोल्ड डस्ट का रेवेन्यू हर साल इस एरिया से मिलता था। यहाँ पे काफ़ी फर्टाइल लैंड थी, ये बात हमको उस बुक से भी पता चलती है। ठीक है, ये दो इंस्क्रिप्शन नक्श रुस्तम बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन, इसके अलावा बोगस इंस्क्रिप्शन, ये हमारे पास फॉरेन इंस्क्रिप्शन थे। अब हम देखेंगे इंडिजिनियस इंस्क्रिप्शन। इंडिजिनियस इंस्क्रिप्शन की यदि बात करें तो जो हम सही मायने में यदि देखा जाए तो इंस्क्रिप्शन का जो टाइम पीरियड है इंडिया में वो बेसिकली मौर्यंस के टाइम से स्टार्ट हुआ, स्पेशली अशोका के टाइम से। अशोका इंडिया के ऐसे फर्स्ट किंग थे जिनने ये इंस्क्रिप्शन का जो को ट्रेंड में लेकर आए थे, फैशन में लेकर आए थे, आप बोल सकते हो। उसी समय से इंस्क्रिप्शन फैशन में आए थे, उसी समय से उन्हीं ने इंस्क्रिप्शन का जो इम्पोर्टेंस था उन्हीं के समय से बढ़ गया था। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि अशोका के पहले के हमारे कंट्री में कोई और इंस्क्रिप्शन के एविडेंसेस नहीं है। अशोका के पहले, अशोका और मौर्यन किंग्स के पहले पिपरीहावा करके प्लेस है, वहाँ पे 5th और 4th सेंचुरी BC का हमको इंस्क्रिप्शन देखने मिलता है। उसके अलावा अजमेर डिस्ट्रिक्ट में बर्ली इंस्क्रिप्शन है राजस्थान में। ये दो ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो हमको प्री मॉडर्न पीरियड में देखने के लिए मिलते हैं, पिपरीहावा इंस्क्रिप्शन और बर्ली इंस्क्रिप्शन। बट तो भी जो इंस्क्रिप्शन का जो गोल्डन पीरियड है वो माना जाता है मौर्यन पीरियड। गोल्डन पीरियड ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ इंस्क्रिप्शन हैड बिगन विद द पीरियड ऑफ मौर्यन किंग। मौर्यन किंग के टाइम से, स्पेशली अशोका के टाइम से गोल्डन पीरियड ऑफ इंस्क्रिप्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं, या मौर्यन इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ से मिलते हैं। ये मौर्यन एम्पायर का मैप है। इस समय मौर्यन जो एम्पायर था उनकी टेरिटरी इतने पूरे पार्ट को कवर करती थी इंडिया के, और इधर भी पूरा नॉर्थ वेस्टर्न एरिया पूरा कवर था अफगानिस्तान का, एक्सेप्ट दिस जो बहुत सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है उसको छोड़ के। अब आप देख सकते हैं इस मैप में कि कितने सारी जगह हमको मेजर, माइनर, पिलर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, जिससे कि हमको मौर्यन एम्पायर के टाइम पीरियड की या उस समय की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या क्या हमको इस इंस्क्रिप्शंस में मिलता है। इंडिया का जो फर्स्ट इंडिजिनियस इंस्क्रिप्शन है उसे जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर किया था
इंडिया के जो इंस्क्रिप्शन है उसको, इसमें जो इंडिजीनियस इंस्क्रिप्शन है उसको सबसे पहले डिसाइफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। हमने पहले ही देखा कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया था जेम्स प्रिंसेप ने, और उसके बाद में उन्हें बहुत ईजिली ये सारे इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर किया था, जिसमें मौर्यन इंस्क्रिप्शंस आते हैं। मौर्यन इंस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट इंडिया में 40 मौर्यन इंस्क्रिप्शन हमको अभी तक मिल चुके हैं। ये जो इंस्क्रिप्शन है इसमें ओनली कारुवाकी अमंग हिज क्वीन, सिर्फ ऐसी एक ही क्वीन है अशोका की जिनका नाम मेंशन है, और एक ही ऐसा बेटा है जिसका नाम इंस्क्रिप्शन पे मेंशन है। बेटे का नाम है तीवर और क्वीन का नाम है कारुवाकी। सिर्फ इनकी एक ही क्वीन का नाम हमको इंस्क्रिप्शन पे देखने मिलता है और एक ही बेटे का नाम इनके इंस्क्रिप्शन पे देखने मिलता है। इसके अलावा 4 इंस्क्रिप्शंस ऐसे हैं, मस्की, निट्टूर, उदयगोलम और इधर ये गुज्जर दतिया में। ये 3 साउथ इंडिया कर्नाटका के, और ये एमपी में दतिया में पड़ता है गुज्जर, ये इंस्क्रिप्शन। ये 4 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं अशोका के जिसमें अशोका का नाम प्रॉपर मेंशन्ड है अशोका के तौर पे, ठीक है। अशोका इज़ यूज्ड फॉर हिम। इसके अलावा जो भाबरू इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे हमको मगधी राज का नाम मिलता है। मगधी राज से हमको ये पता चलता है कि अशोका किंग थे मगध के। ये हमको किस पे मिलता है? भाबरू इंस्क्रिप्शन पे। इसके अलावा अशोका का जूनागढ़ गिरनार इंस्क्रिप्शन ये वाले पार्ट में था। यहाँ से हमको पता चलता है साक रूलर रुद्रदामन ने भी इसके ऊपर लिखवाया है। स्कंदगुप्त 455 से 67 AD उनका भी इंस्क्रिप्शन इस इंस्क्रिप्शन पे मौजूद है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है रुद्रदामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, इस पे आपको अशोका, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त इन तीनों किंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा अशोका का जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है अशोका का यहाँ पे, जो कि प्रयाग उसकी ओरिजिनल प्लेस थी। इसके बाद में प्रयाग से इसको शिफ्ट कर दिया गया था इलाहाबाद। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसपे हमको अशोका के अलावा दूसरे किंग्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसपे हमको अशोका, इसके अलावा उनकी क्वीन कारुवाकी का नाम देखने मिलता है। उसके अलावा ये समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन है, इस पे समुद्रगुप्त के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद में जहांगीर जो कि मुग़ल किंग थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है इसको क्वींस एडिक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें अशोका की क्वीन कारुवाकी का नाम मेंशन था। याद रखना, यदि आ जाता है क्वींस एडिक्ट कौन से इंस्क्रिप्शन को कहा जाता है तो वह इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन को कहा जाता है। अब जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं वो जनरली ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं और प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ठीक है। बट ये जो मनसेहारा जो प्लेस है और शहबाजगढ़ी जो इंस्क्रिप्शन है ये आपको खरोष्ती स्क्रिप्ट में देखने मिलता है। दोनों इंस्क्रिप्शन पाकिस्तान में है। देखिए आपको इस मैप में मैं दिखा देती हूँ। ये मनसेहारा जो प्लेस है वो, और शहबाजगढ़ी, ये जो 2 प्लेस के जो इंस्क्रिप्शन है ये खरोष्ती स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, ना कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। और ये दोनों इंस्क्रिप्शन जो हैं ये पाकिस्तान में मौजूद है। तो यहाँ तक का हमारा अशोकन इंस्क्रिप्शन वाला पार्ट ख़त्म होता है। अशोकन इंस्क्रिप्शन आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे ये लुम्बिनी का इंस्क्रिप्शन आता है यहाँ पे नेपाल वाले पार्ट में, इससे आपको ये रहा लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन, इससे आपको पता चलता है कि ये गौतम बुद्ध की बर्थ प्लेस थी। यहाँ के लोगों का अशोका ने जो टैक्स रेट था उसे कम कर दिया था। उसी तरीके से कोई इंस्क्रिप्शंस ऐसे हैं जहाँ पे मेंशन्ड है कि वो रिलीजियस बौद्ध रिलीजन के फॉलोअर थे। उसके अलावा कई एडिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमको अशोका की धम्म पॉलिसी के बारे में पता चलता है। तो ये जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है ये हमको काफ़ी कुछ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उस समय की। अब हम देख लेते हैं उसके अलावा अशोका इंस्क्रिप्शन के अलावा जो दूसरे इंस्क्रिप्शन हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमको हिस्ट्री जानने में, वो सारे इंस्क्रिप्शन भी हम देख लेते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट एक इंस्क्रिप्शन आता है, इसका नाम है हेलिडोरस बेसनगर गरुड़ पिल्लर इंस्क्रिप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है ये हेलिडोरस का इंस्क्रिप्शन है।
ये जो बेस नगर जो प्लेस है ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। ये जो पिलर एडिक्ट है, ये जो गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये हमको काफ़ी कुछ एनालिसिस बताता है, काफ़ी कुछ आउटकम इस पिलर इंस्क्रिप्शन के निकलते हैं। जैसे कि ये जो पिलर इंस्क्रिप्शन है ये हेलिडोरस ने बनवाया था। ये ग्रीक एम्बेसडर थे और ये शुंग किंग भागभद्र के कोर्ट में आए थे, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे आने के बाद में ये भागवत रिलीजन से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए कि ये भागवत रिलीजन के फॉलोअर बन गए। इनने अपने आप को परम भागवत कहना स्टार्ट कर दिया और भगवान विष्णु जी को डेडिकेट करते हुए इन्होंने ये गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन विष्णु टेम्पल के सामने बनवाया। इससे हमको ये पता चलता है कि उस समय ग्रीक्स पे या इंडिया के जो हिंदुओं का जो गॉड थे, भगवान थे, या हमारा जो कल्चर था, जो हमारा रिलीजन था, उसका क्या इम्पैक्ट था वर्ल्ड के ऊपर, ये हमको इस चीज़ के बारे में जानने में हेल्प करता है। इसलिए हेलिडोरस बेस नगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहाँ है? विदिशा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। हेलिडोरस ने बनवाया था, ये डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु है। ये विष्णु टेम्पल के सामने बना हुआ है। हेलिडोरस ग्रीक एम्बेसडर थे जिनको एंटियोक्लाइड्स ने भेजा था इन द कोर्ट ऑफ शुंग किंग भागभद्र, ठीक है। हेलिडोरस ने अपने आप को भागवत कहना स्टार्ट कर दिया था, फॉलोअर बन गए थे भागवत रिलीजन के, और इनने पिलर जो बनवाया था गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन, इसका जो हेड था, मतलब कि इसका जो टॉप था, उसके ऊपर गरुड़ का स्ट्रक्चर बना हुआ था, स्कल्पचर ऑफ गरुड़, ठीक है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि इंडिया का जो रिलीजन था उसका क्या इम्पैक्ट था ग्रीक्स पे। अब जो नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन है वो है धनदेव अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन। ये 1st सेंचुरी BC का ही है। ये धनदेव भी एक शुंग किंग ही थे। ये इंस्क्रिप्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अर्लीस्ट अवेलेबल इंस्क्रिप्शन जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। अर्लीस्ट अवेलेबल इंस्क्रिप्शन रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज धनदेव अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन है। 1st सेंचुरी BC में बनाया गया था ये इंस्क्रिप्शन। धनदेव शुंग किंग थे। अब ये जो इंस्क्रिप्शन है इससे हमको क्या पता चलता है? ये जो धनदेव अयोध्या इंस्क्रिप्शन है इसमें हमको पुष्यमित्र शुंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसमें लिखा हुआ है कि उनकी कैपिटल थी अयोध्या। अश्वमेध यज्ञ करवाए थे उन्होंने 2 बार और विक्ट्री की थी ओवर ग्रीक्स। मतलब कि इस इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है पुष्यमित्र शुंग ने अपनी कैपिटल अयोध्या बनवाई थी, अश्वमेध यज्ञ करवाया था 2 बार, उसके अलावा उन्होंने ग्रीक्स को डिफीट किया था, हराया था। अब जो नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन है वो है खारवेल हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ये भी 1st सेंचुरी BC का इंस्क्रिप्शन है, खारवेल हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये कलिंग में है। इंस्क्राइब्ड बाय खारवेल। खारवेल किंग थे चेती या चेदी डायनेस्टी के, ऑफ महामेघवाहन रूलर ऑफ कलिंग। चेदी या महामेघवाहन डायनेस्टी के रूलर थे खारवेल, और ये कहाँ रूल कर रहे थे? कलिंग, मतलब जो आज की तारीख का ये जो उड़ीसा वाला जो रीजन है, इस पार्ट में इनका रूल था, ठीक है। ये जो हमको इनका इंस्क्रिप्शन मिलता है ये बेसिकली प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन है। ये जो इंस्क्रिप्शन है खारवेल हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ये खारवेल की जो लाइफ है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रोशनी डालता है, उनके बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है। ये जो इंस्क्रिप्शन है हमको उनके कोरोनेशन से लेकर 13th ईयर ऑफ रूलिंग, मतलब कि उनका जब कोरोनेशन, तब उनका राज अभिषेक हुआ था, तब से लेकर जब 13th ईयर था उनके रूलिंग का, तब तक की पूरी क्रोनोलॉजी में उनके राज करने की, उनके इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब इसमें ये भी दिया हुआ है कि जो खारवेल थे, किंग खारवेल और जो उनकी क्वीन थी, ये दोनों जैन रिलीजन के फॉलोअर थे, ठीक है। इसके अलावा ये भी मेंशन्ड है कि खारवेल ने भिक्षु राज का टाइटल अडॉप्ट किया था। ये अपने आप को भिक्षु राज बोलते थे। इसके अलावा इसमें ये भी दिया हुआ है कि इन्होंने मगध को इन्वेड किया था। खारवेल इन्वेडेड मगध। इस इंस्क्रिप्शन में खारवेल ने अपने आप को चक्रवर्ती कहा है।
इसके अलावा ये ऐसा पहला इंस्क्रिप्शन है जिसमें भारतवर्ष वर्ड यूज़ किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतवर्ष वर्ड, ऐसा कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें फर्स्ट इंस्क्रिप्शन जिसमें भारतवर्ष मेंशन्ड है, तो वो खारवेल हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है जिसमें भारतवर्ष वर्ड मेंशन्ड है। और ये खारवेल का है जो कि कलिंग के किंग थे, चेती या चेदी डायनेस्टी के किंग थे। प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन है। इससे हमको ये पता चलता है कि खारवेल अपने आप को चक्रवर्ती राजा बोलते थे। इसके अलावा उनने भिक्षुराज नाम का टाइटल अडॉप्ट किया था। उनकी जो क्वीन थी और जो खुद खारवेल थे, ये दोनों जैन रिलीजन के फॉलोअर थे। इसके अलावा इनने मगध को इन्वेड किया था, ये बात भी हमको इस इंस्क्रिप्शन से जानने मिलती है। अब जो हमारा नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन है वो स्टार्ट हो जाएंगे साउथ इंडिया से रिलेटेड है। 2 मिनट। साउथ इंडिया से रिलेटेड है ये 2 इंस्क्रिप्शन। ये दोनों इंस्क्रिप्शन महाराष्ट्र में है और सातवाहन डायनेस्टी से रिलेटेड है। 2 मिनट में आपको मैप में बता देती हूँ। ये जो रीजन है यहाँ पे सातवाहन डायनेस्टी का रूल आ गया था। साउथ इंडिया की ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डायनेस्टी थी जिसका रूल ऑलमोस्ट 50 AD से स्टार्ट हुआ था और 50 BC से स्टार्ट हुआ था और 300 AD तक रहा था। और यहाँ पे इनसे रिलेटेड हमको इंस्क्रिप्शंस देखने मिलते हैं। तो इनका एक इंस्क्रिप्शन है नागानिका नानाघाट केव इंस्क्रिप्शन। ये सेकेंड हाफ ऑफ 1st सेंचुरी BC में बनाया गया इंस्क्रिप्शन है। नानाघाट जो प्लेस है ये पुणे में है। कहाँ पे है ये इंस्क्रिप्शन? पुणे में है। प्राकृत लैंग्वेज और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ये जो इंस्क्रिप्शन है इससे हमको शतकर्णी जो किंग थे उनकी लाइफ के बारे में पता चलता है। और ये जो सतवाहन रूलर शतकर्णी थे उनकी वाइफ नागानिका ने ये इंस्क्रिप्शन उनके लिए बनवाया था। ठीक है, नागानिका शतकर्णी की वाइफ थी और नागानिका ने ही ये इंस्क्रिप्शन बनवाया था। अब जो नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन है वो है गौतमी बालश्री नासिक के प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, 141 AD का है ये। बट ये जो इंस्क्रिप्शन है ये ग्रेटेस्ट सतवाहन किंग से रिलेटेड है। गौतमी पुत्र शतकर्णी से रिलेटेड इंस्क्रिप्शन है जिनका टाइम पीरियड था 106 से लेकर 130 AD तक का। ठीक है, इनकी लाइफ, इनका जो रूलिंग का टाइम पीरियड था उसके ऊपर लाइट डालता है ये इंस्क्रिप्शन। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये इनकी मदर जो गौतमी बालश्री थी उन्होंने बनवाया था। इस इंस्क्रिप्शन को इसलिए गौतमी बालश्री नासिक के प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। और ये इंस्क्रिप्शन में गौतमी पुत्र शतकर्णी के बारे में मेंशन्ड है और उनसे रिलेटेड बातें बताई गई है। ये जो इंस्क्रिप्शन है इनकी मदर ने 141 AD में बनवाया था आफ्टर गौतमीपुत्र शतकर्णी। उस समय सतवाहन किंग थे वशिष्ठी पुत्र पुलुमवी। वशिष्ठी पुत्र पुलुमवी के टाइम पे गौतमी बालश्री ने ये इंस्क्रिप्शन बनवाया था जिसमें गौतमी पुत्र शतकर्णी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। इस इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है कि जो गौतमी पुत्र शतकर्णी थे इन्होंने त्रिसमुद्र तोया पीटा वाहन टाइटल लिया था। ठीक है, अब इस टाइटल का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है वन हुज हॉर्स ड्रैंक द वाटर ऑफ 3 सीज इन ईस्ट वेस्ट साउथ। मतलब कि वे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन, इनका जो हॉर्स था उसने तीनों जो सी थे उनका पानी पिया था। ये इस टाइटल का मतलब है। और ये हमको गौतमी बालश्री का जो नासिक प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन है उससे इसके बारे में पता चलता है। अब जो नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन है वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या गिरनार इंस्क्रिप्शन। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, मैप में हमने देखी थी, ये वाला पार्ट में है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है गिरनार इंस्क्रिप्शन और इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये स्टोन पीस पे इंस्क्राइब्ड है, गिरनार हिल्स में है, नियर जूनागढ़, सिटी ऑफ गुजरात। संस्कृत में लिखा हुआ है ये इंस्क्रिप्शन। ये फर्स्ट लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया कहलाता है। इसमें साक रूलर रुद्रदामन के बारे में मेंशन्ड है और उन्हीं ने इसको इंस्क्राइब किया था। हमको इस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है
हिस्ट्री ऑफ सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमको इस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। अब ये सुदर्शन लेक की हिस्ट्री को पता चलना और ये सब चीज़ों की क्या इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली ये जो इंस्क्रिप्शन है ये हमको हेल्प करता है ये जानने में कि गुजरात के इस पार्ट तक मौर्य डायनेस्टी का रूल था। आप इसकी लोकेशन देख रहे हैं कितना दूर है ये मगध के पार्ट से, तो ये हमको हेल्प करता है जानने में कि इस पार्ट में भी एक्चुअली मौर्य डायनेस्टी का रूल था। अब इस इंस्क्रिप्शन में एग्जैक्टली कहा क्या गया है, ये इंस्क्रिप्शन बोलता है हमको अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन जो सुदर्शन लेक था विच एग्जिस्टेड फ्रॉम द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के टाइम से था ये। पुष्यगुप्त जो कि प्रोविंशियल गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उन्होंने ये सुदर्शन लेक बनवाया था। ठीक है, उसके बाद में एक ईरानियन प्रोविंशियल गवर्नर थे अशोका के टाइम में, उन्होंने इस लेक को वापस रिपेयर करवाया था। तो ये हमको जो इंस्क्रिप्शन है इससे हमको पता चलता है कि जो सुदर्शन लेक था इसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बनवाया गया, उनके गवर्नर ने बनवाया था। इसको अशोका के टाइम पे रिपेयर करवाया गया और ये बाद में वापस डैमेज हो गया था, जिसे रुद्रदामन ने अपने खर्चे पे ठीक करवाया था। रिपेयर दिस लेक फ्रॉम इट्स ओन पॉकेट, ये बात हमको इस इंस्क्रिप्शन से पता चलती है। ये पहला ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें लक्ष्मी जी को विष्णु जी के साथ मेंशन किया गया है। लक्ष्मी टुगेदर विद विष्णु मेंशन्ड, ये पहला ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें ऐसा किया गया है। इसके अलावा ये फर्स्ट लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ये इसका जो टाइम पीरियड है ऑलमोस्ट 150 एडी के आसपास बनवाया होगा, क्योंकि जो रुद्रदामन है इनका टाइम पीरियड था 130 से 150 एडी। ये हमको सुदर्शन लेक की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि लेक चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, जिसे अशोका के टाइम पे रिपेयर करवाया गया। जो वापस डैमेज हो गया था रुद्रदामन ने इसको वापस ठीक करवाया, इसको रिपेयर करवाया। इसके अलावा इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस इंस्क्रिप्शन में विष्णु जी का नाम लक्ष्मी जी के साथ एसोसिएटेड है। ये फर्स्ट ऐसा इंस्क्रिप्शन है या फर्स्ट ऐसा टाइम है जब विष्णु जी और लक्ष्मी जी का नाम साथ में कहीं पे मेंशन मिला। अब जो हमारा नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन है वो है समुद्रगुप्त प्रयाग इलाहाबाद प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन 360 एडी। इस इंस्क्रिप्शन के बारे में हमने अशोका के भी टाइम में पढ़ा, क्वींस एडिक्ट के नाम से जिसको जाना। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ये वही इंस्क्रिप्शन है, इसको समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। पहले इस पे अशोका की हिस्ट्री लिखी गई, फिर उसके बाद में समुद्रगुप्त ने इसमें अपने बारे में हिस्ट्री लिखी और उसके बाद में जहांगीर के टाइम की भी इसमें आपको हिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ये बेसिकली कहाँ पे है, तो ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे ना होके इलाहाबाद के फोर्ट में आपको देखने के लिए मिलता है। ये अशोकन इंस्क्रिप्शन भी था, अशोका ने इसको बनवाया था, इस पे अशोका की हिस्ट्री लिखी हुई थी इसलिए। और ये ऐसा अकेला इंस्क्रिप्शन था जिस पे अशोका की वाइफ का नाम लिखा था कारुवाकी, इसलिए इसे क्वींस एडिक्ट भी कहा जाता है। और बाद में समुद्रगुप्त ने इस पे अपनी हिस्ट्री लिखवाई थी। ये जो बाद में गुप्ता एम्परर समुद्रगुप्त की हिस्ट्री लिखी हुई है इस पे 360 एडी में, इसके ऊपर आपको मुग़ल एम्परर जहांगीर की भी कुछ हिस्ट्री देखने मिलेगी। उनके टाइम का भी इसमें इंस्क्रिप्शन को एनग्रेव्ड करवाया गया, उनके टाइम पर भी इस पर हिस्ट्री लिखवाई गई। तो रुद्रदामन के इंस्क्रिप्शन पे आपको अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य और रुद्रदामन के बारे में मिलता है गिरनार इंस्क्रिप्शन में। उसी तरीके से जो इलाहाबाद का इंस्क्रिप्शन है इसकी ओरिजिनल प्लेस थी प्रयाग, इस पे आपको सबसे पहले मौर्य एम्परर अशोका के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, फिर समुद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और समुद्रगुप्त के बाद में इस पे जहांगीर के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब जो हमारा नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन है ये है भानुगुप्त एरन स्टोन इंस्क्रिप्शन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन में से एक है ये। सॉरी, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये 510 एडी में इंस्क्राइब करवाया गया। इस इंस्क्रिप्शन की बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है हिस्ट्री में।
पहले तो ये एरन सागर डिस्ट्रिक्ट में है, ये इसकी लोकेशन है। अब क्यों इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है हिस्ट्री में, क्योंकि ये पहला ऐसा इंस्क्रिप्शन है, पहला ऐसा आर्कोलॉजिकल एविडेंस है जहाँ से हमको सती प्रथा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, ये इंस्क्रिप्शन हमको बताता है कि एक बैटल हुई थी भानुगुप्त और हून इन्वेडर तोरमन के बीच में। ठीक है, भानुगुप्त और तोरमन के बीच में बैटल हुई थी, जिसमें जो भानुगुप्त के जो फ्यूडेटरी थे गोपराज, उनकी डेथ हो गई थी। गोपराज किल्ड ड्यूरिंग द बैटल, जिसके कारण जो उनकी वाइफ थी वो एंटर हो गई थी इन द मास ऑफ फायर। ठीक है, वो उनकी वाइफ इनटू द मास ऑफ द फायर एंटर हो गई थी। और ये फर्स्ट ऐसा एविडेंस है जिससे हमको पता चलता है कि सती प्रथा स्टार्ट हुई थी या सती प्रथा हुई थी। ये सती प्रथा का फर्स्ट एविडेंस है 510 AD में एरन सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से ये हमको मिलता है देखने। इसके अलावा साउथ इंडिया का एक इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है पुलकेशिन II का एहोल प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये विष्णु इंस्क्राइब्ड इन विष्णु टेम्पल एट एहोल इन बगलकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। जो बगलकोट जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहाँ पे एक एहोल नाम की प्लेस है, वहाँ पे एक विष्णु टेम्पल है जिसके सामने ये जो इंस्क्रिप्शन है इसको इंस्क्राइब किया गया। अब ये जो इंस्क्रिप्शन है बेसिकली यूलॉजी और रिटर्न लिखा गया है रवि कीर्ति के द्वारा। यूलॉजी है ये बेसिकली, इसमें आपको है ना पुलकेशिन II है, इनकी प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन बोल सकते हो, उनकी प्रेजिंग मिलेगी। ये इनके कोर्ट पोएट रवि कीर्ति ने लिखी थी जो कि जैन फॉलोअर थे। ठीक है, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस इंस्क्रिप्शन के में बताया गया है कि किस तरीके से हर्षवर्धन, जो कि उस समय नॉर्थ इंडिया के बहुत इम्पॉर्टेंट किंग थे, उनको पुलकेशिन II ने डिफीट किया। उसके अलावा उनको किस तरीके से उन पे चेक रखा ताकि वो कभी भी डेक्कन रीजन को कॉन्कर नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमको इस इंस्क्रिप्शन से मिलती है। पुलकेशिन II ने डिफीट किया था हर्षवर्धन को ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। नर्मदा के आगे हर्षवर्धन को कभी भी पुलकेशिन II ने आने नहीं दिया और उनके ऊपर पूरे टाइम कंटिन्यूसली चेक रखा कि वो कभी भी डेक्कन को कॉन्कर नहीं कर पाए। ये इन्फॉर्मेशन हमको पुलकेशिन II के एहोल इंस्क्रिप्शन से मिलती है, इसलिए इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इस इंस्क्रिप्शन के हिसाब से जो महाभारत की जो बैटल थी वो हुई थी 3101 BC में। ठीक है, कब हुई थी? 3101 BC में। इसके अलावा जो पुलकेशिन II थे उनने परमेश्वर का टाइटल लिया था, ये बात भी हमको इस इंस्क्रिप्शन से पता चलती है। और ये बात भी पता चलती है कि जो पुलकेशिन II थे ये चालुक्य रूलर ऑफ वतापी या बदामी कहलाते थे। ठीक है, चालुक्य रूलर थे ये, वतापी या बादामी के। इन्होंने चेक रखा था हर्षवर्धन पे, उनको कभी भी डेक्कन कॉन्कर नहीं करने दिया। इसके अलावा उनको डिफीट किया था ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। और इसके अलावा जो इसकी लोकेशन है वो बागलकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका है। ये जो इंस्क्रिप्शन है वो इंस्क्राइब है इन द फ्रंट ऑफ विष्णु टेम्पल एट एहोल। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये किसने लिखा है? तो ये पुलकेशिन II के कोर्ट पोएट रवि कीर्ति ने लिखा है। पुलकेशिन II ने इसमें परमेश्वर टाइटल अडॉप्ट किया था, ये बात भी बताई गई है। तो ये जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन हैं इंडिया में वो सारे हमारे यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स और कॉइन्स देखेंगे। उसके बाद में ही हमारा जो हिस्टोरिकल सोर्सेज वाला जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक ये साइट्स देखेंगे और इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू। यदि आपके किसी भी तरीके के कमेंट्स हों तो वो आप किसी भी तरीके के डाउट्स हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।